हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, आज हम इसमें वीडियो में जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उससे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने प्रेम्बल को समझा था और पूरी प्रेम्बल को हमने एक्सप्लेन करके उसमें समझाया है कि उसमें जितनी भी जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है। कभी कभी इन शब्दों के अर्थों को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें हमें जो न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई, समता की बात की गई है, तो इन सबको लेकर के जो पूरा जो विश्लेषण है, पूरी जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो हमने पूरी उस वीडियो में देखी है। और अब उसी वीडियो से रिलेटेड, उसी प्रस्तावना से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम इसमें देखने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। आप एक बार देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एग्जाम के लिए कितने अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। और लगभग इसमें हमने 35 क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है ना। इसमें हमने 35 क्वेश्चंस को इसमें हमने शामिल किया है और इन क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू टाइप पे देखेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम इसमें एमसीक्यू टाइप में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने प्रस्तावना से रिलेटेड जो पहले कुछ इससे पहले जो वीडियो थी वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए अपने क्वेश्चंस को लेकर के, अपने प्रस्तावना के क्वेश्चंस को लेकर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें बोला है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। जो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उनका जो विचार है वो किसमें हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है उद्देशिका में। बी है मूल अधिकार और सी है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है मूल कर्तव्य। तो ऑफकोर्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उद्देशिका होगा, प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना में ही संविधान के जो निर्माता हैं उनके विचारों को हमें देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। यानी कि जो प्रेम्बल है उसे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बी.एन. राव और डी है N.A. पालकीवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ये होगा, यानी कि एन के जो पालकीवाल हैं इन्होंने ही प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें किन शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। ए है समाजवादी गणतंत्र आत्मक धर्मनिरपेक्ष, बी है समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और सी है समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य और डी है समाजवादी गणराज्य और अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को हमने इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन। एक कहता है कि प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। 2 कहता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है और उपयुक्त में से कौन से कथन या कथन सही है। ए है केवल एक है, बी केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। देखिए जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था और इसी कारण से ही प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कथन जो एक है वो इस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कथन जो 2 है वो यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है। ए केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति है, बी केवल
बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति है, या सी है आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है, और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है, इसका जो अर्थ हमने समझा था प्रस्तावना में, वो समझा था कि जो भारत है वो किसी भी अन्य किसी देश का डोमिनियन नहीं है, उसे चाहे उसके इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स हो, उन सब में सर्वोच्च अपने आप स्वयं से निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी हो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है रूस, बी है अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी है जर्मनी। तो ये जो शब्द लिए गए हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन्हें हमने लिया है फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा, क्योंकि इन्हें हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने जो 1973 का एक मामला था, इसमें प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। ऑप्शन कथन जो सेकंड है वो कहता है कि बेरूबारी जो संख्या 1960 का के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है? एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक है और ना ही दो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि जो कथन एक कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संशोधनीय माना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है, केवल ए, ये क्वेश्चन ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन किसका है? जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों का विचार है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था, या के एम मुंशी ने, या फिर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कहा था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, या फिर 61वां है, या फिर 69वां है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन, और इसे हुआ था ये हुआ 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा हमने इसमें कुछ नए शब्दों को इसमें ऐड किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, न्याय में सम्मिलित सभी जो पक्ष हैं इसमें सामाजिक भी है, आर्थिक और राजनीतिक है, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, या फिर डी है जर्मनी। तो जो न्याय के जो भी पक्ष लिए गए हैं, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों के बारे में बात करता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को बताया गया है। तो इसमें ये जो लिए गए हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, जर्मनी नहीं, सॉरी फ्रांस होगा। रूस, सॉरी, पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसका आंसर दें तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। इन्हें हमने रूस से लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? बी एन राव का है, बी आर अम्बेडकर का है, जवाहरलाल नेहरू का है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो जब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
विधि और स्वाधीनता के बीच संबंध, सबसे उपयुक्त संबंध को निम्न में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ए है, यदि विधियां अधिक हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, और सी, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, और यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यदि विधि है तो स्वाधीनता भी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है, मतलब यदि कानून नहीं है तो हमें स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? तो भारत में निम्न में से समाजवाद का कौन सा रूप है? फैबियन समाजवाद है, साम्यवाद समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, या फिर सर्वहारा वर्ग का समाजवाद है? तो समाजवाद का जो स्वरूप है हमारे संविधान में वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है? तो भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष है ना। जो हमारे भारत का जो राजा है, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, वो जो चुने जाते हैं वो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा इनको चुना जाता है ना। तो इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप हमारे देश में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, 23 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946 को, या फिर 22 जनवरी 1947 को? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, और ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसी कारण प्रस्तावना को हम उद्देशिका के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय गणतंत्र को 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य था? तो 26 जनवरी जब 1950 को संविधान हमारा लागू किया गया था, तो उस समय भारतीय जो गणतंत्र था, जो संवैधानिक वास्तु स्थिति थी वो क्या थी? तो ये थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है बंधुत्व, बी है संप्रभु समानता, या फिर अखंडता? तो 1975 में, यानी कि बात कर रहा है ये जब संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। तो उसमें हमने कुछ शब्दों को इसमें ऐड किया था। तो उन ऐड शब्द जो बंधुत्व, संप्रभु और समानता और अखंडता, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो अखंडता शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें हमने जोड़ा गया था। तो 1975 से की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है उसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि अखंडता इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? क्या करता है? मूलाधिकार करते हैं, संविधान की प्रस्तावना करती है, 9वीं अनुसूची करती है, या फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व करती है? तो भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का बारे में जो वर्णन मिलता है हमें, वो भारत की प्रस्तावना में मिलता है, इनकी ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निष्ठ नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर विश्वास की स्वतंत्रता? तो संविधान की उद्देशिका में सन्निष्ठ नहीं है तो विचार, अभिव्यक्ति है ना, ये स्वतंत्रता
दी गई है और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई। हमें बताया गया है आर्थिक न्याय। तो हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, क्या माना जाता है? सार्वभौमिकता मानी जाती है, समष्टिवाद माना जाता है, या फिर समाजवाद माना जाता है, या फिर उसे अंतःक्रियावाद माना जाता है। तो इसको जो पूर्णतः और समान रूप से क्या है? मानव है, तो इसे समझा जाता है सार्वभौमिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? क्या नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो 3 तरह के न्याय की बात करती है, जिसमें है सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है और राजनीतिक न्याय की बात करता है, और ये हमारा धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। आंसर पर हम टिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा पेन कुछ डिस्टर्ब है, काम नहीं कर रहा ठीक से, है ना। तो चलिए यहाँ कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व और उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इस क्वेश्चन में ये थोड़ा हमें कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, इन्होंने जो आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 है उसे में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो इसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बिना नाम के दिया गया, किसी के बारे में पूछा नहीं गया कि किसने किसके द्वारा इसको बताया गया है। तो यहाँ सीधा कहा गया कि कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बताई गई जो 32वां अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे हम संविधान की आत्मा नहीं कहेंगे। हम इस तरह के क्वेश्चंस में उसकी उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है उसी को संविधान की आत्मा के आंसर हमें के रूप में हम जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? बेरोबारी विवाद मामले में, AK गोपालन विवाद में, या प्रीवी फर्श विवाद में, या फिर केशवानंद भारती विवाद में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का जो भाग स्वीकार किया था वो केशवानंद भारती विवाद में माना था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? और ये क्वेश्चंस हम पहले इसके बारे में देख चुके हैं। तो भारतीय जो संविधान है प्रस्तावना है उसमें हमें कितने प्रकार के न्याय की बात करती है? तो इसमें हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। मौलिक अधिकार करते हैं, संविधान की प्रस्तावना करती है, या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व करते हैं, या फिर संसद करती है। तो इस क्वेश्चन का हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम इसको देख चुके हैं। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा था तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है? तो स्वतंत्रता पूछा, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो हमें यहाँ पर देखिए विचार, अभिव्यक्ति है ना, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता की बात करता है संविधान की प्रस्तावना, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते, आर्थिक न्याय की बात करता है।
तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन हमें प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। 27 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कौली के बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो ये कहा गया था बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल से क्वेश्चंस है, और इन्हीं क्वेश्चन से हम स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम में भी हम इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। 28 निम्न में से कौन सही है? कौन सा सही पूछा है? देखिए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो सामाजिक समानता है वो संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, या फिर पहले से विद्यमान थी, या फिर समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? पूछा गया है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसके क्या मीनिंग है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यह धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कि भारत में राज्य का, अपने राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, वो इस शब्द की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, या फिर के.एम. मुंशी ने कहा है? तो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, और ये कहा है डॉक्टर के.एम. मुंशी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 31 भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? देखिए, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाया गया। और क्वेश्चन 4 कहता है उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी सही है, तो पुट का प्रयोग करके हमें सही आंसर देखना है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर 1 2 4। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? देखिए तो जो उद्देश्य संकल्प था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया था, और इसी के द्वारा फिर उसको उद्देशिका बना था। ठीक है, उद्देशिका का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जो शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। तो 1 और 2 तो यहाँ पर सही है, और 1 और 2 के स्वागत देखें तो यहाँ पर 1A और D जो आंसर है यहाँ पर है, लेकिन D आंसर यहाँ पर ये गलत है। 1 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो उद्देशिका है भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, ये दिया गया है, लेकिन ये समाहित नहीं करती। मूल अधिकारों का प्रावधान हमें संविधान में अलग से देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32
भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर चुनना है। 1 2 3 1 2 और 1 और 3 केवल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इस तरह से देखें तो हमारे 1 2 और जो 3 जो तीनों कथन हैं वो एकदम करेक्ट किए गए हैं, क्योंकि उद्देश्य का जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के उद्देश्य का जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? प्रभुता संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य या फिर धर्म निरपेक्ष गणराज्य। तो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत की गई थी उद्देश्य का, तो मूलतः वर्णन किस रूप में करती है? तो भारत को एक क्या बनाती है? ये एक संप्रभुता संपन्न गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो कैसे, क्या, किस चीज का वर्णन करती है? तो ये करती है प्रभुता संपन्न गणराज्य और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में, जबकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है इन शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसलिए जोड़ा गया था। तो 3 और 4 तो यहाँ पर सही नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा यहाँ पर, हमें सही नहीं है कोई। सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है और उसी से हमें आंसर को निकालना है। उद्देश्य का संविधान का अंश है, इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और शब्द धर्म पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो उद्देश्य का संविधान का एक अंश है, वेरी गुड, ये सही है। बी, संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख करता है, ये भी सही है। और 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो डी है, धर्म पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि इसे हमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्न में से किस एक संविधान संशोधन के माध्यम से अंतर्भुक्त किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां या फिर 44वां। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते ही होंगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपने पूरी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 35 क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो ये हमने 35 क्वेश्चंस देखे और ये जो सभी MCQ क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, है ना। और पहली बार विजिट किया है अपने को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए